Hello student, welcome to my channel. Today I am going to start exercise 1.1 of class 11. इसका फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है जिसमें आप लोगों को बताया गया था इसके सारे कॉन्सेप्ट को। अगर इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास आप नहीं देखें तो मैं पहले बोलूँगा कि इसका फर्स्ट क्लास आप लोग देखिए ताकि ये एक्सरसाइज आसानी से समझ में आए। ये सारी बातें जितनी इसका इंट्रोडक्शन में मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है कि जितने भी सारे अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे उसमें बताना है कि क्या वो सेट बनेगा। अगर सेट बनेगा तो आपको आंसर करना है, जस्टिफाई करना है उस आंसर को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक जरा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सेट का जो मैंने डिफिनेशन बताया था, सेट का जो डिफिनेशन बताया था, क्या बताया था? सेट का डिफिनेशन ये था कि व्हाट डू मीन बाय सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यानी सेट जो होता है वो एक तरह का कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। अब ये वेल डिफाइंड क्या होता था? वेल डिफाइंड बोलते थे कि किसी भी जो आप कलेक्शन बना रहे हो, कोई भी जो कलेक्शन बना रहे हो वो कलेक्शन आपका हो या कोई भी पर्सन वो आंसर दे, सबका आंसर सेम आए, सबका आंसर सेम आए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था रिवर्स ऑफ इंडिया, तो रिवर्स ऑफ इंडिया जितने भी आंसर आप दीजिएगा वो हर कोई देगा, ठीक है। रिवर्स ऑफ इंडिया के जितने भी नेम है वो नाउन है, और नाउन है हर कोई उसको जानता है, वेल डिफाइंड है। अगर मैं बोलूँ कि मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया है ना, तो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी तक के जितने भी नेम्स हैं वो आपको पता है, सबको पता है। यानी वो जो कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ पीएम जो आपका आएगा वो क्या होगा, एक वेल डिफाइंड होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ कि ये जो दिया गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, तो यह क्या एक वेल डिफाइंड होगा? क्या यह आपका जो आंसर है वो हर किसी से पूछे तो यही आंसर आएगा? बिल्कुल कोई आंसर अलग अलग नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मंथ ऑफ ईयर हमको हर कोई जानते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हम बोलेंगे तो हर कोई यही बोलेगा क्या। लेकिन हमारा जो अभी क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ लिखना है कि सिर्फ और सिर्फ वे सारे मंथ लिखना है जो बिगनिंग विद द लेटर जे। तो हाँ, हमारा सारा मंथ का नाम यहाँ अभी नहीं लिखना है, ऐसे मंथ का नाम लिखना है जो बिगनिंग विद द लेटर जे से शुरू हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो सेट का जो लिखने का जो तरीका है वो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो लिखिएगा। सेट का जो लिखते हैं हम लोग एक अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, वो भी कैपिटल लेटर से सिंबलाइज करते हैं इसको, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट से। तो मैंने एक अल्फ़ाबेट लिया कैपिटल लेटर में ए, सपोज कर लिया कि इसका जो सेट है वो ए है। अब इक्वल टू देना पड़ता है, इक्वल टू दीजिए। ठीक वैसे ही उसके बाद इसको करली ब्रैकेट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आएंगे जो इसका आंसर में आएगा। इसके अंदर में जो लिखते हैं वो एलिमेंट्स कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो वे सारे मंथ बताइए जो आपका जे लेटर से जो शुरू होता है। सबसे पहले जनवरी, है ना, जनवरी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जनवरी आप पूरा फुल लिखोगे। जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं, फिर जून आता है, जून, जून के बाद फिर जुलाई होता है, और जुलाई, ये तीनों मंथ है। इसके अलावा कोई मंथ नहीं है जो जे लेटर से शुरू होती है। तो क्या ये आंसर मैंने जो दिया हर कोई यही देगा? अगर यही देगा इसका मतलब मैंने जो सेट बनाया एक वेल डिफाइंड है। तो आपको आंसर देना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम लोग ये तो हमने ये लिखा आंसर में, तो जब आंसर में लिखा तो हम लोग इसको जस्टिफाई कर देते हैं। दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट बिकॉज है ना, इट इज़ वेल डिफाइंड, बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड रहेगा तो हम लोग सेट कहेंगे, अगर वेल डिफाइंड नहीं रहेगा तो हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। आई बात समझ में? तो आइए हम लोग बी नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बी नंबर क्वेश्चन हमारा है, लिखा है
द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए समझिएगा, क्या ये हर कोई आंसर एक जैसा दे पाएगा क्या इस क्वेश्चन का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टैलेंटेड पर्सन, हमारे मोस्ट टैलेंटेड पर्सन अगर हम कहें तो अलग अलग तरीके से हर कोई टैलेंट होता है। कोई म्यूज़िक में टैलेंट होता था, कोई राइटर में टैलेंटेड है, कोई प्लेयर में टैलेंटेड है, कोई टीचर लाइन में टैलेंटेड है। तो आप ये कंफर्म रूप से आप हर कोई किसी को नहीं बोल सकते हैं कि मोस्ट टैलेंटेड पर्सन कौन है। अगर मोस्ट इंटेलिजेंट की बात करेंगे तो मोस्ट इंटेलिजेंट में भी आप नहीं बता सकते हैं। 100% हर किसी का एक आंसर नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि टैलेंट हमारे अंदर अलग अलग चीज़ों में पाई जाती है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, हम लोग बोलेंगे कि सर इसका तो आंसर अलग अलग आएगा। कोई बोलेगा सबसे मोस्ट टैलेंटेड पर्सन मुंशी प्रेमचंद है, तो कोई बोलेगा सर दूसरा नाम ले लेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि आप कंफर्म रूप से आप नहीं बोल सकते हैं। जो आप आंसर दिए वो हर कोई एक जैसा नहीं देगा। जब एक जैसा आंसर नहीं आएगा तो हम लोग उसे वेल डिफाइंड सेट नहीं कहेंगे। जब वेल डिफाइंड नहीं तो सेट भी नहीं होगा। तो हम लोग सीधा सीधे लिखेंगे, है ना, सिंस, है ना, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, hence, है ना, hence it is not a set, सिंपल सी बात, ठीक है। क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं था, ये हम लोग सेट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद सी नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सी है, यहाँ देखिए ये जो है ना, देख लीजिए आप लोग, यह फर्स्ट नंबर, फर्स्ट का फर्स्ट था, यह फर्स्ट का सेकेंड था। अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट का थर्ड। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन क्या था, देखिए लिखा हुआ है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी बैट्समैन हैं वे सारे बैट्समैन का अगर 11 का हम टीम बनाएं तो अपने अनुसार हम अगर बना लेते हैं 11 बेस्ट क्रिकेट टीम जो हमें लायक लगता है, ठीक वैसा ही क्या हर कोई ऐसा बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि हर कोई का बैट्समैन 11 बेस्ट बैट्समैन अलग अलग हो सकता है। इसलिए अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का जो आंसर आएगा, क्योंकि सबका आंसर एक जैसा नहीं आएगा, पर्सन टू पर्सन इसका आंसर वेरी करेगा, तो ये जो आपका जो सेट बनने वाला है वो वेल डिफाइंड नहीं बनेगा। और जब वेल डिफाइंड नहीं है तो एट मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट अ सेट। तो सिंपल से इसका आंसर दे दीजिए, सिंस इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, एंड हेंस, और इसीलिए
हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ नॉट अ सेट, इसे हम लोग सेट नहीं कहेंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के इतना क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, क्या ये सेट बनेगा? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, आपके क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उसका अगर मैं नाम लिखने बोलूँ, हर बच्चा अपने क्लास के बच्चों को चूँकि जानता है, इसलिए जो नेम ऑफ बॉयज़ जो होगा वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, सारे का आंसर एक होगा। इसलिए सिंस इट इज़ अ वेल डिफाइंड एंड हैंस इट इज़ अ सेट, इसलिए चूँकि आंसर पर्सन टू पर्सन आपके क्लास के बच्चों का नाम है ना एक जैसा सबका आएगा, है ना, इसलिए यह जो है क्या कर रहा है, सेट बना रहा है। अब हम लोग देखते हैं 5 को। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से कम नेचुरल नंबर सारे जो हम लोग आंसर देंगे वो हर कोई देगा, यानी जो ये आंसर होगा पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करेगा, इसलिए यह एक वेल डिफाइंड बनाएगा, है ना, इसलिए सेट होगा। सिंस देखिए 1 से लेकर 99 तक के सारे नेचुरल नंबर लिखें, ये हर कोई आंसर देगा। सिंस इट इज़ अ वेल डिफाइंड देयरफॉर इट इज़ अ सेट। अब बात करते हैं इसकी 6 की। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद, है ना, मुंशी प्रेमचंद के जितने भी नॉवेल्स हैं वे सारे नामों को हम जो जानते हैं वो हर कोई जानता होगा, है ना। इसका मतलब नेम ऑफ जो नॉवेल्स होगा बाय रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद वो एक क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, इसलिए सिंस इट इज़ वेल डिफाइंड देयरफॉर हैंस इट इज़ अ सेट। अब आते हैं 7 के। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटेजर्स, ऑल इवन इंटेजर्स जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटेजर, जैसे पॉजिटिव में जब लिए हम लोग तो हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव में भी ले सकते हैं। इंटेजर है, इवन इंटेजर निगेटिव में भी होता है, -2, -4, -6, यानी यह जो आंसर हम दे रहे हैं ये आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, इसलिए ये क्या है, यस इट इज़ अ सेट देयरफॉर, क्यों, क्योंकि सिंस इट इज़ अ वेल डिफाइंड। 7 की बात करते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, हमारे इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका अगर सेट बनाया गया है तो हर किताब में, या इसको बनाने के लिए भी बोले तो हर कोई एक जैसा बनाएगा, क्वेश्चंस को लिख सकेगा, तो इसका मतलब जो सेट बन रहा है वो वेल डिफाइंड है। यस इट इज़ अ वेल डिफाइंड देयरफॉर, है ना, इट इज़ अ सेट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं, अब इस क्वेश्चन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, है ना, दुनिया की सारी मोस्ट डेंजरस एनिमल्स को आपको सेट बनाना है। क्या ये वेल डिफाइंड है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि डेंजरस की बात हो रही है, तो डेंजरस अलग अलग तरीके से हर कोई अपने को मानता है ना, कोई उसका पॉइजनस से देखता है, कोई उसका साइज को देख के डरता है, इसलिए डेंजरस की डिफिनेशन को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड जो सेट बनेगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए इट इज़ नॉट अ सेट। हम लोग बोलेंगे इट इज़ नॉट अ सेट, है ना, यह एक सेट नहीं है। क्यों नहीं है? सिंस, है ना, सिंस, है ना, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, बस और कुछ नहीं। सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग बता देंगे कि चूँकि ये वेल डिफाइंड नहीं है इसलिए ये सेट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें मैंने इस सिंबल को बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू को मैंने समझाया था। देखिए इसे हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू और इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो आइए समझते हैं। यहाँ एक सेट मैंने लिखा है, सेट A = 1 से लेकर के 6 तक। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल या साइन बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द स्पेस। जैसे बताइए, ये इस सेट में 5 दिख रहा है, यस।
अगर 5 दिख रहा है तो 5 सेट ए का एलिमेंट है। जब 5 सेट ए का एलिमेंट है तो 5 बिलोंग्स करेगा ना ए सेट ए में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिंबल लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे सिंबल बिलोंग्स टू का। चूँकि 5 जो है इस सेट का एलिमेंट है, इसलिए 5 बिलोंग्स टू सेट ए होगा। क्या आप देख सकते हैं 8 इस सेट के अंदर आ रहा है? यह जो 8 है इस सेट का एलिमेंट है नहीं है, तो हम लोग बिलोंग्स टू वाला के लिए क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू कैसे कट कर दिया जाता है। 0 इस सेट का एलिमेंट है नहीं है, इसलिए बिलोंग्स टू नहीं होगा, क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू होगा। 4 इस सेट का एलिमेंट है, तो हम लोग यहाँ बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। यहाँ देखिए 2 इस सेट का एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू होगा, ठीक है। 10 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू होगा। बहुत ही इजी था यह क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको आपको रोस्टर फॉर्म में अब लिखना है। देखिए मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था कि जो सेट होता है वो 2 फॉर्म में लिखा जाता है, या तो रोस्टर फॉर्म में या तो सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमारा जो अभी ये जो सेट लिखा हुआ है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको आपको किस रूप में लिखने के लिए कह रहा है, रोस्टर फॉर्म में। तो आइए इस सेट बिल्डर फॉर्म को चेंज करेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो इसके लिए क्या मेथड है, देखिए ये जो सेट का नाम है, ये जो सेट का नाम है आप ए सिंपली वैसे ही लिखेंगे, और सेट को जो लिखा जाता है वो आपका करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, तो ऐसे करके आप लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये कह रहा है कि यहाँ x, अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो x होगा, और x क्या होगा इसके बारे में यहाँ लिखा है। x एक इंटीजर होगा, और कहाँ से लेके कहाँ तक होगा, -3 से लेकर के 7 तक होगा। यानी x का जो वैल्यू होगा -3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होना चाहिए। तो चलिए देखिए यहाँ पर चूँकि -3 से बड़ा और बराबर लिया है तो -3 तो रखेंगे ही। -3 के से बड़ा -2 होता है, -1 होता है, 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और 7 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 7 लिखा। तो ये सारे एलिमेंट्स हमने लिखा। इस फॉर्म को जो सेट बिल्डर फॉर्म में था उसको हम लोग किस में फॉर्म में लिए चेंज कर दिए, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिए। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर b इज इक्वल टू x सच दैट इसको पढ़ते हैं x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। सिंपल सा है, क्या कर रहे हैं हम लोगों को, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सेट का जो नाम है वो आप पहले लिख लीजिए, है ना। चलिए b इज इक्वल टू लिखेंगे, चूँकि सेट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है तो ऐसे लिखना होगा। सारे नेचुरल नंबर लेस देन 6 का आप लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 लेस देन 6 बोला था, इसलिए यही होगा। यहाँ पर ला के क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेकंड नंबर समझ में आया होगा। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है, लिखा है c इज इक्वल टू x सच दैट x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर। such that the sum of digit is 8, such that the sum of digits
इज़ 8। आइए देखते हैं। देखिए कहता है कि एक सेट बनाओ जो 2 डिजिट का होगा, है ना, 2 डिजिट्स का होगा, नेचुरल नंबर होगा, 2 डिजिट नेचुरल नंबर होगा, और इस तरीके से कि सम ऑफ डिजिट्स कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो इस सारे नंबर्स को हम लोग लिख लेते हैं। जैसे 2 डिजिट का हमारा हो जाएगा 1, एक अगर 1 लेते हैं तो दूसरा 7 रखना होगा। देखिए दोनों डिजिट ये दोनों 2 डिजिट का नंबर है और दोनों का डिजिट का सम करते हैं तो 8 आता है, सम ऑफ डिजिट 8 है। उसी तरह 2 लेते हैं तो 6 लेना पड़ेगा, 3 लेते हैं तो 5 लेना होगा, 3 के बाद 4 ये भी होगा, फिर 4 के बाद 5 लेते हैं तो 3 रखना होगा, 6 लेते हैं तो 2 लेना होगा, और अगर 7 लेते हैं तो 1, और एक 8 लेते हैं तो उसके साथ 0। तो 2 डिजिट सारे नंबर्स हैं इसमें, जो सम ऑफ डिजिट कितना है, 8 है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर C समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है D इक्वल टू सेट D इक्वल टू x such that x is a prime number which is divisor of 6, which is डिवाइजर ऑफ 60। चलिए लिखते हैं सारे प्राइम नंबर जो 60 का डिवाइजर है उसको आप लोग लिखिए। तो आंसर आ जाएगा D इक्वल टू सारे डिवाइजर। तो 1 तो लेंगे नहीं, 1 उसका डिवाइजर ज़रूर है, लेकिन हम लोगों को प्राइम नंबर का डिवाइजर लेना है। तो 2 एक प्राइम नंबर है और 60 को डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे 2 के बाद 3 से जाता है, हाँ जा रहा है तो 3 लिख देंगे, 5 से भी जाता है 5 भी लिख देंगे, उसके बाद 7 से नहीं जाएगा, 7 के बाद जो प्राइम नंबर होता है 11 नहीं जाएगा, 13 नहीं होगा, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड करेगा। यानी ये सारे डिवाइजर हैं जो 60 को डिवाइड करेगा और सारे प्राइम नंबर हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये 6 नंबर था। आइए हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें जितने भी लेटर्स यूज़ किए गए हैं वो सारे लेटर्स का सेट बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो आइए हम लोग बनाते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले सेट का जो नाम है वो ई ऐसे लिख देंगे और इसको हम लोग करली ब्रैकेट में लिखेंगे। सारे लेटर्स को लिखिए जो ट्रिग्नोमेट्री में लिखे जाने के लिए यूज़ किया गया है। तो एक टी लेटर यूज़ हो रहा है, एक आर लेटर, फिर आई है ना, फिर जी, फिर ओ। देखिए ओ डबल है लेकिन हम लोग सिंगल लिखेंगे, है ना। फिर बोलिएगा क्यों, क्योंकि कौन कौन से लेटर यूज़ किए जा रहे हैं वो लिखना है, कितने बार यूज़ किए गए हैं ये नहीं लिखना है, इसलिए हम लोग सिंगल लिखेंगे। फिर एन, फिर एम, फिर ई, है ना, फिर से टी आ रहा है नहीं लिखेंगे हम लोग, है ना, फिर आर वो भी नहीं लिखेंगे, वाई। ये सारे लेटर्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को लिखने में यूज़ किया गया है। तो जो क्वेश्चन था द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो सेट ऑफ ऑल लेटर्स हम लोग लिखे हैं जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ किया गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर वर्ड में जितने सारे लेटर्स यूज़ किए गए हैं उसका एक सेट आपको लिखना है। तो बनाते हैं इसका सेट। चूँकि सेट का नाम एफ़ लिखा हुआ है तो एफ़ लिखेंगे और इसके अंदर एलिमेंट करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। देखिए एक लेटर यूज़ किया गया बी, तो बी लिख देंगे। फिर क्या यूज़ किया गया ई, तो ई लिख देंगे। ई डबल है लेकिन हम लोग सिंगल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कितने बार यूज़ किया गया ये नहीं लिखना है, क्या क्या यूज़ किए गए, किसके हेल्प से बेटर वर्ड बना है वो सारे एलिमेंट्स को लिखना है। बी, ई, टी सिंगल होगा, ठीक है। अब फिर एक वर्ड और यूज़ हुआ है जो आर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
तो यहीं तक रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक। उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने सॉल्व किया है सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइबर से मेरी मेहनत रंग लाती है और मुझे मन भी लगता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने में। तो उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, बेस्ट शेफर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।